वेलकम बैक अगेन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 2025 का फेज 1 का स्कोर कार्ड आ चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, दे हैड शेयर देयर स्कोर कार्ड। मैंने उसको एनालाइज भी किया। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, दे वांटेड मी टू गाइड फॉर 2026। तो मैंने काफ़ी सारे पोस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाले थे, बट उसमें दिक्कत क्या आती है कि वो पोस्ट जो है सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। सो सम ऑफ यू रिक्वेस्टेड कि सर आई शुड प्रोवाइड आई प्रोवाइड अ वीडियो, डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम। मेरा आईडी है @ब्रजेश मोहन, सॉरी @आस्क ब्रजेश। ये मेरा पर्सनल हैंडल है, राइट। और ब्रजेश मोहन ब्रजेश मोहन जो है वो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ये मेरा जो टेलीग्राम है इसको आप @ब्रजेश मोहन से ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन के लिए आपको जो यहाँ पर कंटेंट शेयर करता हूँ, न्यूज़पेपर के क्लिप्स वगैरह शेयर करता हूँ। तो दोनों चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों का आप ज्वाइन कर लेना, राइट। बिफोर मूविंग अहेड, आई वांटेड टू शेयर अबाउट माय 2026 आरबीआई ग्रेड बी 2026 प्रोग्राम। तो हम लोगों ने जो है 2023 में प्रोग्राम स्टार्ट किया था। वी हैड गुड सक्सेस इन 2023। 2024 में भी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिस्पॉन्स इन 2025 ऑल्सो। इसी तरह से हम लोग 2026 के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इनरोलिंग माई प्रोग्राम, आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, फेज 2 के लिए नोट्स मिलेंगे। फेज 1 के लिए आपको चैप्टर वाइज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का आपको जो है चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जो है PIB 360 मैगजीन, अफेयर स्टेप मैगजीन, मंथन मैगजीन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो वी आर काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग ए कम्प्रिहेंसिव पैकेज एट दिस प्राइस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई टॉक विथ मेनी स्टूडेंट्स, तो काफ़ी लोग जो ऑलरेडी दूसरे प्रोग्राम्स में इनरोल होते हैं, व्हेन दे आस्क कि why did you enroll in my program when you already had access to some other course? So they say कि sir, basically that personal guidance that you provide, those are practical in nature, and that kind of guidance or that kind of reach is not available with other coachings. इसीलिए मैंने आपको कोचिंग इनरोल किया। सो इफ यू want that kind of personal mentorship, या आपको अगर वैसे गाइडेंस चाहिए वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ बिग ब्रदर जो आपको राइट एडवाइस प्रोवाइड कर सके, राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर सके ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, सो यू कैन इनरोल इन माई प्रोग्राम। ओके, आप देख सकते हो ये फोटो जो है जहाँ पर कि ये जिगजैग है आपके दिमाग में। एंड फॉर द क्लियरिटी यू कैन इनरोल इन माई प्रोग्राम, राइट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर मान लो कोई आरबीआई के साथ साथ नाबार्ड का, सेबी का, IRDA वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो लोग जो है ऐसे अगर आप अलग अलग कोर्स लोगे तो आपको अराउंड 10K का प्राइस हो जाएगा सब जोड़ के। But at offer you can enroll in all in one at 4,999। बट इसके लिए आपको वेबसाइट पर कोर्स नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा फॉर ए UPI हैंडल। ओके, आप @आस्क ब्रजेश पर मुझे कांटेक्ट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें। जैसे कि अभी नाबार्ड 2025 का भी प्रोग्राम इंक्लूड रहेगा और 2026 का भी। सेबी का अभी चल रहा है ऑलरेडी, तो वो आपको ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। आगे अगर 2026 में कोई और रिक्रूटमेंट होती है, IFSCA या PFRDA, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड होगा। ओके, तो वैलिडिटी आपको दिसंबर 2026 तक की होगी। आप इनरोल कर सकते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया। अब देखो, एक सुबह सुबह न्यूज आया था जिसमें ये बोला गया कि इन आरबीआई ग्रेड बी 2026, ओके, 2026 में जो है किसी टेलीग्राम पर ये पोस्ट होता है, तो मुझे भी इसमें फॉरवर्ड किया गया। तो 2026 में 150 के लगभग वैकेंसी हो सकती है और रिक्रूटमेंट अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, इसका भी जो R&D कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा, रियली नीडेड योर हेल्प इन समथिंग सर, देयर इज न्यूज इन RBI 26 नोटिफिकेशन बीइंग रिलीज्ड इन अप्रैल 2026। इसको भी समझते हैं। तो मैंने इस पर आंसर ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया है, अपने से काफ़ी सारे लोगों ने इसको पढ़ भी लिया है। फिर भी आपको बता देता हूँ कि देखो, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, अभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अभी उसका फेज 1 एग्जाम हुआ है, फेज 2 एग्जाम जो है वो 6 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। ओके, इसके बाद जो है इसका रिजल्ट आने में 1 महीने लग जाएंगे, 1 मंथ के अराउंड आपको जो है इसमें लगेगा। तो अराउंड आपको 10th जन तक जो है वो इसका रिजल्ट आएगा।
देन देयर वुड बी बायोडाटा फिलिंग, जिसको हम लोग डैफ भी बोलते हैं, और दूसरा उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और फिर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा, विच वुड अराउंड गो फॉर 1 मंथ। इंटरव्यू 1 महीने तक चलता है, तो दैट्स हाउ इट टेक्स। तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो अराउंड आपको जो है 15 मार्च तक, 15 मार्च तक जो है फाइनल रिजल्ट आएगा 2025 वाला का। ओके, 2025 वाला का फाइनल रिजल्ट 15 मार्च तक आएगा। उसके बाद 1 से 1.5 महीने लगते हैं, 1.5 महीने के लगभग आपको लगता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में। सो नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट अप्रैल रिक्रूटमेंट इन अप्रैल। यस, आई एम श्योर कि रिक्रूटमेंट अगर आरबीआई चाहती है अर्ली करना तो वो मई या जून में जरूर कर सकती है। ओके, सो आई एम होपफुल कि मई या जून में तो जरूर हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब देखो एक और न्यूज इसी से रिलेटेड और था कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि आरबीआई वांटेड टू हायर अराउंड 200 पीपल, रिटायर्ड लोग जो आरबीआई से रिटायर्ड हैं ग्रेड बी लेवल से, उनको हायर करना चाहती है ग्रेड बी लेवल पर आरबीआई में 200 लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो चीजें यहां से निकल कर आती है कि सो देर इज ऑलरेडी ए रिक्वायरमेंट एट ग्रेड बी लेवल, कि आरबीआई के पास रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर करंट में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरी बात, ये वाला जो प्लान था इसको जो यूनियंस ने भी और वाइड स्प्रेड इंटरनेट पर भी इसको काफी जो इस पर जो है चीजें पब्लिश हुई, तो इसको आपको इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया है अभी के लिए, और नाउ दे वांट टू हायर फ्रेश बेसिकली। ओके, और इसी पर हुआ भी था कि भाई रिटायर्ड लोगों को ऑलरेडी पेंशन वगैरह मिलता है, तो आप उनको क्यों हायर कर रहे हो? आप फ्रेश लोगों को भी ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो फ्रेश लोगों को हायर करो। तो इसीलिए ये वाला आइडिया ड्रॉप होगा, सो वी कैन हैव द फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर वैकेंसीज जो कि आरबीआई हायर करना चाहती है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी, तो इसलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि 2026 में तो वैकेंसी है, और ये 150 वैकेंसीज वाली बात भी सही हो सकती है। ओके, चलो अब तीसरा यहाँ पर एक और चीज है, वो थर्ड चीज है ग्रेड ए के बारे में, आरबीआई ग्रेड ए के बारे में। दोस्तों मैं पहले से आपको बोल चुका हूँ कि ग्रेड ए जो था वो बस बेसिकली एक तरह से लोगों ने ऐसे ही हवा बना दिया था। ग्रेड ए पर बस बात हुई थी, आरटीआई डाटा के अनुसार ये क्लियर हुआ है कि देर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट एट ग्रेड ए लेवल। ओके, ये चीज क्लियर है कि ग्रेड ए, अगर आप आरटीआई डाटा देखोगे तो ठीक है ग्रेड ए लेवल पर पोस्ट है, लेकिन आपको रिसेंटली प्रमोशन पॉलिसी में तो उसमें भी एक लाइन ऐड किया गया था कि आपको मे बी फ्यूचर में रिक्रूटमेंट हो सकता है, बट आपको पता है कि यूनियन से डिस्कशंस करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होती है, देन जाके आपको कोई भी रिक्रूटमेंट मटेरियलाइज होता है। तो नथिंग हैड एवर मटेरियलाइज फॉर ग्रेड ए, और ऐसे ही लोगों ने हवा बना कर उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, बट वो चीज़ें मैं आपको बार बार टेलीग्राम के माध्यम से बोल रहा था कि ये चीज़ें नहीं हुई है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई डोंट हैव एनी हाई होप फॉर ग्रेड ए इन नियर फ्यूचर, और मुझे लगता है कि ग्रेड बी ही कंटिन्यू होगा, अभी ग्रेड ए के लिए कोई चांस नहीं है। ओके, तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप समझो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना टाइम लेता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होती है, कब नोटिफिकेशन आया है, कब इस एग्जाम हुए हैं, तो मैं आपको 2020 से लेकर 2025 तक का डाटा यहाँ पर देता हूँ, और इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कैसे कैसे यहाँ पर कितना टाइम में प्रोसेस कंप्लीट करती है आरबीआई। 2020 में कोरोना था, कोविड, ड्यू टू कोविड-19 आपको ये हुआ ही नहीं, रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं। ओके, 2021 में अब चूंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो 2021 में दे रिलीज अर्ली रिक्रूटमेंट, और ज़्यादा वैकेंसी के साथ उन्होंने रिक्रूटमेंट जारी किया। तो इट केम अर्ली बिकॉज देर वर नो नोटिफिकेशन इन 2020। और इसका फाइनल रिजल्ट अगर देखो तो जनवरी में आया, और फाइनल रिजल्ट आपको सितंबर 11 को आया था, अराउंड वही 8 मंथ के लगभग 8-9 मंथ आपको लग गए थे यहाँ पर। अब 2022 का भी डाटा देखो, मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन डेट और फाइनल रिजल्ट दे रखा है। अब 2023 का भी देखो, 9 मई को आया था, 2022 में 28 मार्च को आया था। तो ये लोग धीरे धीरे फिर से क्या हुआ, अलाइन होते गया। मतलब चूंकि 2021 का अर्ली रिक्रूटमेंट था, और वो क्यों था, क्योंकि 2020 में आपको हुआ ही नहीं था, तो धीरे धीरे फिर से वही टाइम बढ़ते बढ़ते मार्च में, मई में, जुलाई में फिर से हो गया। और चूंकि 2025 में क्या था, वैकेंसी थी ही नहीं, एकदम से वैकेंसी उन्होंने क्रिएट किया, और इसीलिए लेट हो गया आते आते रिक्रूटमेंट, और ये सितंबर में जाके आया। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, बट आई, और अच्छी खासी वैकेंसी आई, ज़्यादा जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे डबल वैकेंसी आया, और फिर वो सितंबर में जाके आया। तो इसीलिए इस साल ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी डिले चल रहा है। इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि मान लो 6 दिसंबर को, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, 6 दिसंबर को आपको फेज 2 एग्जाम है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसका इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह चलेगा।
तो इसीलिए अप्रैल के लिए मैं अभी स्केप्टिकल हूँ। यस, मई और जून में आपका हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो आपके पास टाइम क्या मिला? आपके पास टाइम बच गया 5 to 6 मंथ का। ओके, ये आपके पास सॉलिड 5 to 6 मंथ का टाइम है जो आपको मैनेज करना है, जो आपको जो है सही तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको अगर 2026 में सिलेक्शन लेना है तो। आप में से काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि पहले सिर्फ फेज 1 का करेंगे, सर इस बार फेज 1 निकाल लेते हैं, अगले साल फेज 2 का देखेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फेज 1 प्रिपेयर्ड ही नहीं है, उनका क्वांट का सेक्शनल का उनको पता ही नहीं है, और दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 एग्जाम। फेज 1 फेज 2 प्रिपेयर करके क्या मिलेगा जब आपका फेज 1 क्लियर ही नहीं हुआ? तो आपको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, दोनों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक श्योर कि यू आर क्लियरिंग द फेज 1 एग्जाम, तभी आपका फेज 2 का स्टडी आपका काम आएगा। अब ये हो गया, चलो ठीक है सर, इसलिए तो आपको फेज 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब फेज 1 क्लियर कर लिए, आपको फेज 2 के लिए हार्डली 30 दिन मिलेगा, तो यू वॉन्ट बी रेडी फॉर फेज 2 एग्जाम अगर आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया होगा। इसीलिए आपका गोल होना चाहिए, यू नीड टू गेट सेलेक्टेड। ओके, आपका गोल क्या है? फाइनल सिलेक्शन है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए कब मिलेगा? जब आपको हर एक स्टेज के लिए, नॉट ओनली फेज 1 और फेज 2, फेज 3 के लिए भी, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज भी अच्छा खासा मायने रखता है। आरबीआई का इंटरव्यू स्टेज भी अच्छा खासा मायने रखता है। यहाँ पर 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इसमें अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, अगर आपने डेफ को मजबूत नहीं बना रखा, अपने बायोडाटा को आपने अगर सही नहीं कर रखा है, आपको अगर दिखाने के लिए वहां पर चीजें नहीं है, तो आपको वैसे भी इंटरव्यू में वो लोग 20 नंबर दे देंगे, 25 नंबर दे देंगे। आपको ये भी अच्छा करना पड़ेगा। इंटरव्यू स्टेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब कट ऑफ निकलता है तो कट ऑफ आपको टोटल 375 में निकलता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू का वेटेज 10% हो, 5% हो, टोटल 75 में से 75 के मार्क्स जुड़ते हैं। इसीलिए ये चीज जरूरी है कि आपको फेज 3 का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अभी से उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। So each and every stage is important, and your goal should be getting the final selection. And to make your selection final, आपको हर एक लेवल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। You will have to put 100% effort for each and every level. तो सब कुछ करेंगे, पहले धीरे धीरे करके हर चीज समझते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है? मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यू नीड 60% विथ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन या इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर आप SC ST या PWBD हैं तो ऐसे केस में आपको 50% चाहिए। ओके, यहाँ पर एक और कंडीशन है, और लिखा हुआ है। ग्रेजुएशन वालों का बात खत्म हो गया। अगर आप मान लो ग्रेजुएशन आपके 60% नहीं है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में या इक्विवेलेंट टेक्निकल जैसे एमटेक वगैरह कर रखा है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, तो ऐसे केस में अगर आपको पीजी में अगर 55% है, इफ यू हैव 55% इन पीजी, नॉट 60%, ओनली 55% इन पीजी, तो वैसे केस में भी आपको जो है एग्रीगेट उसमें भी सारे के सारे टोटल आपका होना चाहिए। तो ऐसे केस में भी आप एलिजिबल हो। तो कंडीशन क्या है? अगर आपके पास यूजी है, मतलब ग्रेजुएशन है, ओनली ग्रेजुएशन है, तो यू नीड 60%, ओवरऑल 60% आपको चाहिए। चलो किसी के पास नहीं है तो आपको पीजी होना चाहिए, पीजी में आपके 55% होने चाहिए। दिस इज फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब के लिए, राइट। अगर आप मान लो यहीं पर SC ST या PWBD हो, SC ST या PWBD हो, तो ये कंडीशन क्या है? यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। एंड फॉर यूजी में कितना हो चाहिए? 50%। ओके, और पीजी में सिर्फ पास मार्क्स चाहिए, पीजी में सिर्फ पास मार्क्स चाहिए, परसेंटेज है भी नहीं, पास मार्क्स चाहिए, आप पास होने चाहिए बस, पीजी वाला कंडीशन के साथ, राइट। एंड अब देखो यहाँ पर कुछ और दिया हुआ, नोट भी डाला हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल पर एनी सच कोर्स फ्रॉम मेडिकल यूनिवर्सिटी टेकन आफ्टर क्लास 12 एंड इज एटलीस्ट 3 years ड्यूरेशन। ओके, तो ये सारी कंडीशंस दी हुई। पीजी आपका मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, उसके लिए भी कंडीशंस दिया हुआ है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। ओके, तो और आफ्टर ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए। तो ये कंडीशंस दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं सैलरी का, दुनिया भर की सैलरी मिलती है, तो सैलरी आपको ग्रॉस सैलरी जो है वो 1,50,000 रुपीज है। ये विदाउट आपको जो लीजिंग है, जो HRA मिलता है
उसके अलावा है एचआरए आपको अराउंड 60,000 मिलता है। कि अगर मान लो किसी को एकोमोडेशन नहीं मिला, आरबीआई के फ्लैट वगैरह खाली नहीं है, तो ऐसे केस में आप जो है फ्लैट ले सकते हो। ओके, वैसे केस में वो जो फ्लैट लेते हो वो आप 60,000 रुपीज़ तक का ले सकते हो। इसका पैसा ये लीजिंग होता है, इसको लीज लिया जाता है। इसका जो लीज एग्रीमेंट होगा वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई ऑटोमेटिकली ऑनर को ऑनर को जो है उसके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर, ये अप टू होता है। अगर आपका फ्लैट जो है 15,000 का है तो 15,000 ही मिलेगा। मैक्सिमम इतना रुपए तक का आप ले सकते हैं, उतना रुपए तक आरबीआई आपको पे करती है, तो ये आपको मिलता है। अब मान लो किसी का वहीं पर लोकेशन पर सेम एरिया में घर है, अगर सेम लोकेशन पर उसका किसी का घर है तो उसको एचआरए मिलता है 15%। ऐसे केस में अगर आप ना तो लीज के लिए एलिजिबल हो और अपने ऑलरेडी फ्लैट वगैरह खुद के नाम से अपने फ्लैट ले रखा है, तो वैसे केस में आपको एचआरए 15% मिलता है, राइट। उसके अलावा भी कई सारे अलाउंस होते हैं, स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, डियरनेस, ये सब आपको ढेर सारा अलाउंस वगैरह मिलता है। आपको लर्निंग अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलता है, मतलब दुनिया भर का, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। ओके, तो दिस इज द सैलरी। तो सैलरी का आपको टेंशन नहीं लेना है, आरबीआई टेक गुड केयर ऑफ यू। और ओके, और ये आपको सैलरी बढ़ते रहती है, कई सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट है। हालांकि फेज 1 एग्जाम जो है इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। द मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 1 एग्जाम इज नॉट एडेड एनीवेयर। ओके, कि बस आपको फेज 1 एग्जाम को क्लियर करना है, क्यों? बिकॉज देन ओनली यू वुड बी एलिजिबल फॉर फेज 2। लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है दैट इज बेस्ड ऑन स्कोर्स इन फेज 2 एंड फेज 3। P2 और P3 के जो है, जो फेज 2 और फेज 3 है, उसमें जो भी आप स्कोर करते हो उसको उसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। ओके, उसी से आपका जो है फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। तो योर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन मेंस एग्जाम विच इज ऑफ 300 मार्क्स एंड इंटरव्यू राउंड विच इज ऑफ 75 मार्क्स। आपका फाइनल कट ऑफ कितने पर बनेगा? आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा 375 मार्क्स पे। ओके, लेकिन हमें फेज 2 देने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू क्लियर द फेज 1 एग्जाम। तो फेज 1 एग्जाम का पैटर्न क्या है? यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। जनरल अवेयरनेस से 80 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से 30, क्वांट से 30 एंड रीजनिंग एबिलिटी से 60 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन होता है। हर एक सेक्शन के लिए आपको सेक्शनल टाइम होता है। मींस जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू वुड ओनली गेट 25 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यू वुड गेट 25 मिनट, क्वांट के लिए यू वुड गेट 25 मिनट, फॉर रीजनिंग एबिलिटी यू वुड गेट 45 मिनट एंड कम्युलेटिवली देयर वुड बी 120 मिनट। बट हर एक सेक्शन का अपना टाइमिंग होगा, यू वोंट गेट मोर देन दिस टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको जनरल अवेयरनेस को आप 25 मिनट या 26 मिनट दे सको, नो, आपको 25 के 25 मिनट मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका जनरल अवेयरनेस 20 मिनट में सॉल्व हो जाता है तो यू कैन सेव दैट 5 मिनट एंड यूज दैट 5 मिनट फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड। नो, क्वांट के लिए आपको 25 ही मिले हैं और उसी टाइम में आपको सॉल्व करना है। सो देयर इज ए सेक्शनल टाइम, अलोकेटेड टाइम, और वो फिक्स्ड है। जब वो टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिकली आपको अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड द सेक्शन वुड बी प्री डिटरमाइंड। ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर में रहेगा, मे बी वहाँ पर आपको सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, फिर आपको जो है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ऐसे हो सकता है। तो वो भी सेक्शन प्री डिटरमाइंड होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, वो सेक्शन जो होता है वो पहले से फिक्स होता है, आपको पहले से ही सबके लिए ऑलरेडी एलोकेटेड टाइम होते हैं। आपको जैसे पहले ये सेक्शन ओपन होगा तो इसी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा और जितना टाइम दिया उसी टाइम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। फिर ये सेक्शन ओपन होगा, फिर इसका जो टाइम होगा उसी टाइम में उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। देन फिर ये इसका ओपन होगा और इसी टाइम में उसको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से आपका चारों सेक्शन होगा और ये टोटल 120 मिनट आपका चलेगा एग्जाम। ओके, अगर बात करूँ फेज 2 एग्जाम का, सो फेज 2 एग्जाम में देयर वुड बी 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ईच पेपर आर ऑफ 100 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने हो गए? टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल 300 मार्क्स होते हैं। बट पेपर 1 विच इज ESI, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, एंड पेपर 3 विच इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होता है? 50-50 का कंडीशन होता है। मतलब 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 50 मार्क्स आंसर राइटिंग के होते हैं।
सिमिलरली इन फाइनेंस मैनेजमेंट ऑल्सो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 50 मार्क्स आंसर राइटिंग के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। अब इसके लिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट मिलेगा, तो टोटल 120 मिनट्स आपको मिलेंगे और यहाँ पर 50-50 मार्क्स होगा। ओके, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए सिंगल है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव की कंडीशन नहीं है, सिंगल आपको 90 मिनट मिलेगा। ओके, एंड इट विल ऑल्सो बी 100 मार्क्स। सेम जैसे ESI में था 30 मिनट्स और 90 मिनट्स का टाइम होगा और 50-50 का कंडीशन होगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी है, जो आंसर राइटिंग होता है, आंसर राइटिंग के लिए आपको जो 90 मिनट मिलते हैं वो इस तरह से होते हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं दिया है उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में समझ लो कि यहाँ पर आपको 2 सेक्शन में क्वेश्चंस बटे होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन B में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस रहता है, यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चंस रहता है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2। आपको यहाँ से 2 ही करने हैं, यहाँ से भी एनी 2 है कि आप 3 में से कोई भी 2 कर सकते हो, एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो ये कितने हो गए, ये आपका 30 मार्क्स हो गया एंड इट बिकम्स 20 मार्क्स, तो आपके हो गए कितने 50। राइट, वर्ड लिमिट की बात करूँ तो 15 मार्क्स के लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 600 वर्ड्स टाइप करने होते हैं ईच, मतलब टोटल 1200 वर्ड्स आपको 15 मार्क्स के लिए टाइप करने पड़ेंगे और यहाँ पर 400 वर्ड्स ईच टाइप करने होते हैं, तो यहाँ पर 800 वर्ड्स आपको टाइप करने होते हैं। तो योर टाइपिंग प्रैक्टिस शुड बी ऑल्सो गुड। आपको 90 मिनट में 2000 वर्ड टाइप करने हैं, 2000 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, लिखना नहीं है टाइप करना, और इट इज डिफिकल्ट, आसान नहीं है अगर किसी की टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए आप जब फेज 2 का प्रिपरेशन का सोचो तो अभी से ही आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आपको 2000 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। ओके, आपको अभी से ही टाइपिंग प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए आपको। राइट, इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल में, मैंने आपको समझा दिया। हाँ, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चंस बटे होते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन 2 सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे कि 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में आपको 20 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के और सेक्शन B में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, तो ये हो गया 40 मार्क्स और ये हो गया 10 मार्क्स, तो इट बिकम्स 50। बट अगर मैं बात करूँ सेक्शन A का, विच इज द 2 मार्कर क्वेश्चन, जहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ओके 20 क्वेश्चंस, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेट में आते हैं, मतलब यहाँ पर एक पैसेज दिया होगा, इसी को हम लोग पैराग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि एक ही पैराग्राफ होता है। तो ये पैराग्राफ पर इसी पर बेस्ड आपको 4 क्वेश्चंस का सेट या 3 क्वेश्चंस का सेट रहेगा। मतलब अगर मान लो इसमें कोई एक रिपोर्ट से, जनरली इसमें जो रिपोर्ट से क्वेश्चंस रहते हैं, ESI में खास करके स्कीम्स वगैरह रहता है, तो मान लो कि कोई एक रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, उस पर जो है उन्होंने क्वेश्चन ले लिया, तो इसी रिपोर्ट पर आपको 4 क्वेश्चन वो लोग पूछ लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में होगा, नो, बस ये आपके जानकारी के लिए, उसी में ब्लैंक स्पेसेस वगैरह रहता है, अच्छा खासा रहता है, तो क्वेश्चन थोड़े से टीडियस होते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं, आसान नहीं होता है। ओके, तो आपको उसी तरह से आपको फेज 2 के भी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आगे कराऊंगा, मैं वीडियोज भी डालता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं यहाँ पर। राइट, ये तो हो गई बात एग्जाम पैटर्न की। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ का, कट ऑफ भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें किस लेवल पर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कितना हमें एफर्ट डालने की जरूरत है, क्या हमारा टारगेट है बेसिकली। तो हम लोग 2021, 22, 23, 24, 25 देखेंगे, बिकॉज 2021 में एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ था और उसके बाद से इसी पैटर्न पर एग्जाम हो रहे हैं। तो ये सेक्शनल टाइमिंग का देख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव वाला फेज 2 में देख रहे हो, सिलेबस में भी बदलाव किया गया फेज 2 का, ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो ये आपको 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से जो है आपको ये चीज़ें चल रही है, इसीलिए हमें इसे समझना जरूरी है। तो आप 2021 से देखना स्टार्ट करो, ये फेज 1 का कट ऑफ है, नीचे फेज 2 का कट ऑफ है। तो अगर मैं पहले सबसे पहले तो आपको 2025 का दिखा देता हूँ, दिस इज फॉर 2025। 2025 में कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें हुई और वो क्या हुआ ये चीज़ बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2024 में जो था, 24 में जनरल और EWS का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो सेम था,
बट इस बार अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस का जो सेक्शनल कटअप है विच इज लेस देन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो है ये इवन ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से भी कम है। ओके, तो आउट ऑफ 80 मार्क्स हैं तो जनरल के लिए कितना है 30% है, ईडब्ल्यूएस का कितना है 20% है, ओबीसी का कितना है 25% है। अब ये क्यों हुआ, आखिर इसमें क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये हुआ? इसके लिए आपके एक न्यूज आया था कुछ दिन पहले थी, और वो ये था कि पिछले साल में क्या ऑर्डर थे, प्रीवियस ईयर्स में क्या ऑर्डर थे कि फेज 1 एग्जाम में तो मान लो कट ऑफ आरबीआई क्या करता है, सेक्शनल आपको जनरल और के बराबर रख दे रहा था। इससे क्या होता है कि कुछ लोग जो है आपको ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट तो हो रहे थे, लेकिन वो बाद में जो है फेज 2 एग्जाम, चूंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस का बराबर कट ऑफ है, ऑटोमेटिकली लोग सेम ही वाले जो है सेलेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब मान लो फेज 2 में जा रहे हैं तो फेज 2 से जब इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो रहा है तो वहां पर कम लोग एलिजिबल रहते थे इंटरव्यू देने के लिए ईडब्ल्यूएस से, और इसलिए कहता था जब फाइनल कट ऑफ होता था ईडब्ल्यूएस का वो बहुत ही कम हो जाता था। इनफैक्ट आपको ऐसे कई बार शुरू में तो ये हालत हो गई थी कि एक स्टूडेंट को 1 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, फिर भी वो ईडब्ल्यूएस से फाइनल सिलेक्शन ले लिया था। तो इस पर काफी हो हल्ला वगैरह हो रहा था। इसीलिए इस बार ये चीज किया गया कि पहले से ही ईडब्ल्यूएस का आपको सेक्शनल वगैरह कम करके ज्यादा लोगों को सेलेक्ट किया गया है, ताकि इस तरह का नौबत नहीं है, और एक जो ये नहीं हो कि इंटरव्यू पर को वेटेज नहीं रह जाए ईडब्ल्यूएस के लिए, स्पेशल केस क्रिएट ना हो जाए ईडब्ल्यूएस का, तो वैसा कोई सिनेरियो ना बने। इसीलिए ऑलरेडी इस बार जो काफी पिछले बार भी काफी हल्ला हुआ था, इनफैक्ट इस पर केस वगैरह करने की भी बात हुई थी, चल रही थी। तो इसीलिए आपको इस बार जो है, और रिजल्ट निकालने में भी इस बार आरबीआई ने लेट किया थोड़ा सा, इसलिए डिले भी हुआ, और इस कारण से आप देख सकते हो कि इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो कितना है 20% ही रखा गया है। ओके, जो कि जनरल से 10% कम है, जो कि जनरल से 10% कम है। ओवरऑल भी देख सकते हो आप 64 है, यहाँ 77 है। तो ओवरलैपिंग वाली बात नहीं होगी इस बार। क्या होगा, ये ओवरलैपिंग वाली बात जो है वो नहीं होगी। ओके, और जो इंटरव्यू में जो ईडब्ल्यूएस को एक एडेड एडवांटेज मिलता था इंटरव्यू लेवल पर, बिना इंटरव्यू में कम स्कोर के बावजूद भी लोग सेलेक्ट हो रहे थे, वो 2025 में अवेलेबल नहीं होगा। तो वो वाला जो इशू था 2021, 22, 23, 24 4 साल से चल रहा था, उसको आरबीआई ने इस बार करेक्ट करने की कोशिश किया है, वो चीज यहाँ पर फिक्स की गई है। ओके, चलो अब अगर आप देखोगे तो पिछले साल क्या था, पिछले साल आप देखो 25% था। उससे पिछले साल आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस 12 मार्क्स थे। उससे पहले 2021 में 16 मार्क्स थे। तो एकदम से 12 से जो है 20 गया था। ओके, 12 से एकदम से जो है कट ऑफ वो 20 चला गया था। अब यहाँ पर देखो 20 भी अपने आप में बहुत ज्यादा था, 25% भी अपने आप में बहुत ज्यादा था, लेकिन सरप्राइजिंगली इस पर, जबकि लास्ट ईयर वैकेंसी भी कम थी, इसलिए सेक्शनल काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो हम लोग मान चुके थे। इस बार वैकेंसी ज्यादा आई पिछले साल के रिस्पेक्ट में, फिर भी सेक्शनल जो है वो 30% गया है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से इजी था। आप ये बोलोगे कि सर इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो टफ था, लेकिन फिर भी जितने लोग चाहिए आरबीआई को वो मिल जा रहे थे। आप कोई बोलोगे कि सर जनरल अवेयरनेस अनएक्सपेक्टेड था, बट जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भरे पड़े थे, और इसका बेनिफिट कुछ सेक्शंस के स्टूडेंट जैसे कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट वगैरह होते हैं, या वैसे स्टूडेंट जिनको कि प्रायर नॉलेज, जिन्होंने उस तरह के एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया है, उनको बेनिफिट मिला एंड दे गेट सेलेक्टेड। आरबीआई को क्या चाहिए? आरबीआई को आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो उनको जितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है फेज 2 के लिए कैंडिडेट चाहिए वो मिलना चाहिए। इफ दे आर गेटिंग दैट मच तो वो ऑटोमेटिकली सेक्शनल को वहां तक ले जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस ईयर सेक्शनल रीच टिल 30%। ये चीज ध्यान रखो कि सेक्शनल ऐसा नहीं कि 25% ही रहेगा, 1/4 ही जाएगा, नहीं, ये इस साल 30% चला गया। आपको पेपर जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। चलो अगर मैं फेज 2 एग्जाम की बात करूं तो फेज 2 एग्जाम देख लो, यहाँ पर जो आप देखोगे तो 2024 में 173.50 था, उससे पहले 169 था, 171 था। दिस इज आउट ऑफ 300, मतलब जो पेपर 1, 2, 3 है उसमें से इतने कट ऑफ आपको लाने पड़ेंगे। तो लास्ट ईयर पेपर ठीक ठाक था, हालांकि ईएसआई जो है, ईएसआई का ऑब्जेक्टिव डुएबल थोड़ा सा मतलब मैनेजेबल था कंपेयर टू 2023, इसीलिए आपको जो है, हालांकि वैकेंसी कम थी फिर भी कम ही मार्जिन बना था। ओके, थोड़ा सा ऊपर इसलिए गया, राइट। और फाइनल कट ऑफ आपका यहाँ पर
26.75 था आउट ऑफ 375। और ये इसी रेंज में होता है, आप देख सकते हो इसी रेंज में आपको 2021 का छोड़ के पहली बार एग्जाम था, काफ़ी हाई चला गया था, इसी रेंज में आपको रहता है। तो ये आपका एक लिमिट है कि इससे मुझे जो है 240 के लगभग 235 240 मुझे करने पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे करने पड़ेंगे? 240 के लगभग मुझे करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे 375 में। ओके, यहां तक तो बात हो गई कट ऑफ वगैरह का। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई किस तरह से सेक्शनल कट ऑफ वेरी कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि बुक्स या सोर्सेस क्या होने चाहिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सोर्सेस पर, बट उससे पहले सिलेबस। देखो ये आपका सिलेबस है, फाइनेंस में इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके पास, मैनेजमेंट में ये सारे चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स में ये सारे चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं आपको क्या पढ़ना होता है, तो अगर मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात करूं तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपको जो है वो बैंक पीओ लेवल के करने होते हैं। बैंक पीओ मेंस लेवल के आपको जो है, या बैंक क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, या और आपको कुछ क्वेश्चंस है एसबीआई पीओ मेंस। इस बार जैसे कि था क्लर्क मेंस के लेवल का पेपर था, ओके, पीओ मेंस लेवल का नहीं था। पिछले साल 2023 में या 2024 में अगर बात करें तो पीओ मेंस लेवल का था। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। आपका प्रिपरेशन जो होना चाहिए वो हर पहलू को सोच के, ऐसा नहीं कि आप 2026 में कुछ और हो जाए, राइट। तो आपको अच्छे लेवल के प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। आपको इजी क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, आपको मॉडरेट के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, और डिफिकल्ट के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वो सबके लिए है, तो सेक्शनल कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाएगा। लेकिन अब जब पेपर डिफिकल्ट है तो आपको कुछ तो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ना, कुछ तो सेक्शनल आपको करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी सिनेरियो। ओके, तो ये चीज आप देख लो यहाँ पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैं आगे आपको क्वांट रीजनिंग का भी दिखाता हूँ। ये मेरा 100 डेज का जो है प्लान था, जो आपको 4 महीने का 120 डेज का 4 महीने का प्लान है ये। तो मेरा वाला जो मैं आपको बैच बता रहा था, ये मेरा कोर्स जो 2026 का स्टार्ट होगा वो जनवरी में स्टार्ट होगा, 5 या 6 जनवरी, 6 जनवरी से मेरा जो है जनरली वो आपको 6 नहीं 7 जनवरी से जनरली आपको स्टार्ट होगा ये। हालांकि उसको मैं टाइम ठीक करूंगा थोड़ा सा, तो 7 जनवरी से आपको जो है ये स्टार्ट होगा। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो लाइव क्लासेस वगैरह भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो दिस इज हाउ द प्लान वुड बी। आगे इसको और एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ओके, लेकिन इस तरह से आपका प्लान रहेगा जो मेरे कोर्स में आपको होंगे। अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात करो तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का सिलेबस, सॉरी, क्वांट और रीजनिंग का इस साल इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनका इंग्लिश का सेक्शनल ही नहीं हुआ, एंड दे आर सेइंग कि सर ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि मेरे इंग्लिश में जो है हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि सर ऐसा हुआ ही नहीं कि उनके हाईएस्ट मार्क्स आज तक नहीं आए। सो दे वर द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु वर परफॉर्मिंग रियली वेल इन ऑल द काइंड ऑफ एग्जाम्स इंग्लिश लैंग्वेज में, बट इस साल उनका 9 मार्क्स उनको नहीं आया। दे स्कोर्ड 8.5 और 8.75, या किसी के 7.5 नंबर या 6.5 ही आए हैं। तो ऐसा भी हुआ, पेपर इंग्लिश का भी अच्छा था। तो आपको इंग्लिश के लिए आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ओके, आपको हर एक चीज़ के लिए रहना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक पेपर है, और ये इसी चीज़ के लिए मैंने आपको एक टेलीग्राम पर आज मैसेज डाला था कि यू विल हैव टू सॉल्व 2 to 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मॉक टेस्ट। और एक चीज़ क्या होता है ना कि हमारी थॉट प्रोसेस होती है कि हम लोग सोचते हैं यार ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा आरबीआई, नहीं, हमें हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। डिफिकल्ट भी करने पड़ेंगे, इजी भी करने पड़ेंगे, मॉडरेट भी करने पड़ेंगे, अनरियलिस्टिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। साथ ही साथ वी शुड ऑल्सो अटेम्प्ट सम पीओ मेंस लेवल, पीओ वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग अटेम्प्ट करें, ताकि हमें ये भी पता हो कि आखिर एग्जाम्स कैसे हो रहा है। बीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो किस तरह के क्वेश्चन से कंडक्ट कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। तो अगर आप देखो रीजनिंग एबिलिटी में चूंकि 60 क्वेश्चन होते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 50% क्वेश्चन अराउंड आपको वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से होता है, ओके। तो 25 to 30 क्वेश्चंस आपको पजल एंड सिटी एलिमेंट्स हो जाएंगे, और वो भी अच्छे वाले पजल। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस रहता है। क्रिटिकल रीजनिंग में से स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज इफेक्ट, ये सब रहता है। लॉजिकल रीजनिंग से यू हैव अराउंड जैसे कोडेड ब्लड रिलेशंस,
रिवर्स सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न वाले हो गए, या इनपुट आउटपुट, कोडेड डायरेक्शंस, ये सब से आपको जो है 12-15 क्वेश्चंस रहते हैं, 12 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूँ वेयर 30 क्वेश्चंस आर देयर, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि 2 या 3 आपको DI रहता है, 10 to 12 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम DI। फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस रहते हैं, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन जैसे क्वाड्रेटिक वगैरह का जो आपको क्वेश्चंस रहता है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको 7 से 8, आपको 7 to 8 क्वेश्चंस कम फ्रॉम अरिथमेटिक। इस तरह से आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चीज़ें बदलते रहती है, आपको नए नए पैटर्न के रहते अभी भी वही है। इंग्लिश में आपको अभी भी RC पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, टेबल मैचिंग पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। उसके अलावा आपको जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। बट जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो क्लोज टेस्ट वगैरह हो गया, अब क्लोज टेस्ट में आपको इस लेवल के वर्ड्स वो लोग डाल देंगे जो कि आपने इसका किसी कभी नाम ही नहीं सुना होगा, कभी सुना ही नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ये डिफिकल्ट हो गया। ओके, उसी तरह से आपको RC में जो है कोई डिफिकल्ट सा पैसेज दे देंगे जिसको समझना थोड़ा सा टफ है, वो पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही चीज़ें होती है, क्वेश्चंस वही रहती है बट उसमें। लेकिन फिर आपको जब इस तरह का पेपर आए तो आपको कोशिश करना होता है कि हमें जो सेक्शनल कट ऑफ है उसके लिए मैं स्कोर कर पाऊँ, उतना मैं जरूर 25 मिनट में सॉल्व कर लूँ ताकि मेरे सेक्शनल हो जाए। और सेक्शनल आप जो है मैं 30 में से कम, मैं पहले भी बार बार बोल रहा था 10 नंबर क्वांट में 10 नंबर का टारगेट हमेशा लेकर चलो। ओके, 10 नंबर 12 नंबर का टारगेट लेकर चलो, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उतना आपको लाना पड़ेगा। ओके, तो अभी भी क्या हुआ कि अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो जो चूंकि आपके पास 5 to 6 मंथ का टाइमलाइन है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि फाउंडेशन पर वर्क करो, बेसिक्स स्ट्रांग करो। ओके, बेसिक्स अपना स्ट्रांग करो। बेसिक स्ट्रांग कैसे होगा, और अभी के लिए आपको जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो। ठीक है, इस बार का पेपर जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा अलग सा था, बट फिर भी आपको उसके पीछे नहीं बना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन 5 सब्जेक्ट्स। एंड विच आर दोज 5 सब्जेक्ट्स, वो आपको है, सबसे पहले तो आपका है क्वांट, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, चौथा आपका है फाइनेंस, और फिफ्थ है मैनेजमेंट। अगर मान लो कोई ये 5 सब्जेक्ट को मार्च, मान लो फरवरी, अभी क्या हो गया, पूरा का पूरा दिसंबर आपके पास है, जनवरी है आपके पास, फरवरी है। अगर आप इस 3 मंथ्स में, अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ में बाय एंड ऑफ फरवरी, ओके, बाय एंड ऑफ फरवरी अगर आप इसमें 5 में से इफ यू मैनेज एटलीस्ट इवन 3, अगर आप 3 को भी सही कर लेते, लेट्स सपोज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और क्वांट रीजनिंग और इकोनॉमिक्स कोई स्ट्रॉन्ग कर लेता है, अगर आप 3 महीने में 3 सब्जेक्ट भी अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, फिर लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि नो आई डोंट नीड टू रीड एनी कंसेप्ट, मैंने उसमें अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया, उसमें चीज़ों को, हर चीज़ को समझ लिया है। अगर आप वो भी कर लेते हो, फिर भी आपको जो रिमेनिंग डेज बचेंगे, उसके बाद का जो टाइम बचेगा वहाँ से, क्योंकि उसके बाद आपको जो है फरवरी के बाद से आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मान लो चूंकि हमें क्लियर नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी करंट अफेयर्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हालांकि आप जनवरी से स्टार्ट से ही आप जो है PIB मैगजीन पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा पढ़ने की हमें उस तरह से जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप जो है पहले इस वाले चीज पर, ये स्टैटिक है, इस पर फोकस करो। ओके, तो ये चीज पर आप जो है फोकस करो, इसको अगर आप कर लेते हो तो बाद में फिर आप फाइनेंस मैनेजमेंट को साथ लेकर चलना। ओके, बाद में आप जो है मार्च से आप जो है फाइनेंस मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर फाइनेंस भी कर लेंगे। मैनेजमेंट आपको 20 से 25 दिन लगते हैं, फाइनेंस का स्टैटिक करने में भी आपको 20 डेज लगता है। तो ये दोनों मिलाकर आपको अराउंड 40 डेज लगेगा, और वो भी तब जब मैं 2 से 3 घंटे डेली दे रहा हूँ तब। ओके, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, तो उसमें आप आराम से कर सकते हो। पूरा मार्च आपको जो है उसमें लगा दो, 15 अप्रैल तक जो है आप जो है फाइनेंस मैनेजमेंट भी आपका रेडी हो जाएगा। यू वुड बी रेडी विथ ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद क्या करो, आप रिवीजन स्टार्ट कर देना। उसके बाद जो है सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी है, कई सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आपका कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप नोट्स वगैरह देते हो, अच्छा खासा नोट्स देते हो, जैसे
देखो ये मेरा जो है मैनेजमेंट कंपेडियम है, ये मैनेजमेंट का जो है मेरा इंडेक्स है। सारे चैप्टर्स को मैंने डिटेल में कवर किया, पेज नंबर वाइज देख लो कितना ज़्यादा पेज एक एक चैप्टर पे लिखा हुआ है। ये मेरा फाइनेंस कंपेडियम है। तो फिर बोलते देखो फिर भी मैंने यहाँ पर रिकमेंडेड बुक्स लिख रखा है। मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सर अगर आप ऑलरेडी इतना चीज प्रोवाइड करो तो फिर आप बुक क्यों बोलते हो। देखो पता क्या है ना कि जो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं जैसे कि फाइनेंस का मैंने ये बता दिखाया आपको, इंडेक्स दिखाया, ये सारा का सारा चीज़ क्या है, आरबीआई का जो सिलेबस है वो काफ़ी रेंडमली है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई एमबीए वगैरह में आप जैसे कोई सेमेस्टर में देखो तो आप कोई एक बुक आपको रिकमेंड करते हो, उसी बुक से आपको जो है 6-7 चैप्टर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अलग अलग डोमेन है, जैसे फाइनेंस में भी आपको जो है पब्लिक फाइनेंस हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया, इंटरनेशनल बैंकिंग हो गया, या आपको रेगुलेटरी बैंकिंग हो गया। अलग अलग चीज़ों से जो है उठा उठा के कुछ कुछ टॉपिक्स डाल दिए, सब टॉपिक्स उन्होंने डाल दिए। मैनेजमेंट में भी आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी है, लीडरशिप भी है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी है, मोटिवेशन मैनेजमेंट थ्योरी वगैरह, प्रैक्टिस मैनेजमेंट जो होता है वो भी है, एथिक्स भी है। तो हर चीज़ को उन्होंने डाल दिया है। इकोनॉमिक्स में देखने जाओगे तो उसमें भी वही बात है, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा उन्होंने डाल रखा है। तो ऐसा इसलिए इससे क्या होता है कि आपका कोई एक सिंगल बुक नहीं होता है जो कि सब कुछ को कवर करे। दैट्स वाई आवर नोट्स बिकम हैंडी, कि हम लोग जो नोट्स बनाते हैं वो इन अलग अलग बुक्स को फॉलो करके सब कुछ करके कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि अब चूंकि ऐसा भी नहीं है कि मान लो ये बेसिक चैप्टर से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ लगेगा कि हाँ भाई ये चैप्टर का इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को होना चाहिए तो वो सारे चैप्टर का वो डाल देता है। ऐसा तो नहीं है ना कोई बेसिक चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। तो ऐसे केस में अगर आपको बेसिक ही पता नहीं है, इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, या क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है डेवलपमेंट, क्या होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, भारत में क्या क्या प्रोसीजर है, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको फिक्सर पॉलिसी के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया ही नहीं, टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह के बारे में आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी समझने के बाद। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स को बेसिक से समझना है तो उसको 11th और 12th की 2 बुक आती है। एक आता है आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी की, और क्लास 12 का आता है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सब कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। आपके पास पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। इससे पढ़ोगे ना, इसमें काफी आसान भाषा में आपको चीजों को समझा समझा कर इसको बताया गया है। आपको लगेगा फिर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बिल्ड होने लगेगा, राइट। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। दूसरा जो मैंने यहाँ पर क्या रिकमेंड किया है, मैंने बोला है कि जैब का आप इकोनॉमी यानी ये बुक खरीद सकते हो। आप में से जो ऑलरेडी बैंकर्स हैं, दे अटेम्प्ट जैब एग्जाम, जैब और कैब देते हो, तो ये बुक वहाँ पर दी जाती है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये बुक वहाँ पर रिकमेंड की जाती है। मैंने प्रीवियसली जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय एम वाई खान बोला है, तो जिन लोगों ने ये बाय कर लिया है तो उनको बाय करने की जरूरत नहीं है, आप इसी बुक से फॉलो करो। लेकिन अगर कोई नया करना चाहता है तो ये बुक कर सकते हो, इसमें दोनों चीज़ अवेलेबल है, और शॉर्ट में आपको दोनों चीज़ इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम दोनों का आपको जो डिस्कस कर रखा है, राइट। ये बुक आपको एक रेफरेंस के तौर पर ले सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कुछ एडिशनल पढ़ना हो, कोई टॉपिक आपको नोट्स में जो है उस तरह से लगे कि हाँ यार थोड़ा और इन डेप्थ जाना चाहिए मुझे, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, इसको और थोड़ा सा मुझे समझने की जरूरत है, आप बुक फॉलो कर लो। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, ओके। आपको मुसीबत के टाइम में वही काम आते हैं। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, मुसीबत के टाइम पर वही काम आते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट के लिए जो है आपको हालांकि हर जगह दोनों बुक, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एल.एम. प्रसाद का रिकमेंड किया जाता है। लेकिन जो आपका आरबीआई का सिलेबस है, और पढ़ना भी चाहिए आपको, ओके, पढ़ना भी चाहिए, आपके पास टाइम है तो आप दोनों परचेज कर सकते हो। लेकिन आरबीआई का सिलेबस जैसे मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट है वो सब इसी बुक में, इस बुक में भी दिया हुआ है। इसमें ओबीओडी नहीं दिया हुआ है, इसमें ओबीओडी नहीं दिया हुआ है, इसमें ओबीओडी भी है, और उसके अलावा मोटिवेशन चैप्टर भी है, उसके अलावा आपको लीडरशिप चैप्टर और कम्युनिकेशन चैप्टर भी है। तो इसलिए इसको खरीदने से बजाय अगर इसको कोई ले लेता है तो इसमें इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओबीओडी भी दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ओके। तो ये वाला आप ले सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप दोनों ले सकते हो। तो बुक्स दोनों अच्छी है, ओके। ये तो आपका हो गया सोर्स, राइट। सो दैट्स ऑल बेसिकली इन दिस वीडियो। आप लोग जो है मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़े रहो, वहाँ पर मैं काफ़ी कुछ ऑलरेडी आपको बताते रहता हूँ, वहाँ पर काफ़ी कुछ मैं डिस्कस करता हूँ। आई होप
आई हैव बीन एबल टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पर हर चीज़ मैंने बता रखा है आपको। टाइमलाइन अगर आपको इस फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास 5 to 6 मंथ अभी है, तो आपको टारगेट क्या करना है कि जो मैंने 5 सब्जेक्ट्स बोला उस 5 सब्जेक्ट्स में कम से कम 3 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, और उस 3 में से क्वांट एंड रीजनिंग मस्ट होना चाहिए। अभी जो है ऐसा मत करो कि फेज 2 के पीछे सिर्फ भागो, नो। क्वांट रीजनिंग को सबसे पहले मजबूत करो, साथ में फेज 2 का आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ लोगे ना, इसका अगर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन फाइनेंस, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस। ओके, इसीलिए आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट करो। हालांकि इकोनॉमिक्स का स्टैटिक आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, बट हमें एग्जाम के बाद भी तो है ना, इंटरव्यू भी तो देना है ना, हमें समझ भी तो आनी चाहिए ना क्या होती है बैंकिंग में, क्या क्या चीज़ें होती है। तो फॉर दैट वी नीड टू लर्न इकोनॉमिक्स। ओके, और इसीलिए आप जरूर पढ़ो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि सेलेक्टिवली पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ने में ही 6 महीने लगा दिए, राइट। तो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जितना पढ़ने से अपना सिलेबस का समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, चीज़ें कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगी जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, उसी चीज उतने ही चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सेलेक्टिवली थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिलता, तुरंत टाइम बीत जाएगा, राइट। ये चीज़ है, ये अगर आप कर लेते हो आपका काम बन जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।